आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का अंतिम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संचार व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। बहुत नाम सुने होंगे जरूर, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम हिंदी में तो बहुत कम ही लोग सुनते हैं, कम्युनिकेशन इंग्लिश में जरूर सुने होंगे लोग। इसको बोलते हैं हम लोग संचार। संचार का मतलब होता है किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसको हम लोग कहते हैं संचार। किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार। सूचना सिर्फ भेजना ही संचार नहीं कहलाता है, जो भेजता है और जो उसको रिसीव करता है, तो रिसीव करने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये सूचना क्या है, तभी जाकर उसको हम लोग संचार के नाम से जानते हैं। जैसे आज के डेट में मोबाइल फोन से भेजा जाता है, रेडियो के थ्रू भेजा जाता है, टीवी के थ्रू भेजा जाता है। ये सब क्या, एक सूचना या किसी भी न्यूज चैनल के थ्रू एक सूचना को पूरे दूसरी जगह फैलाया जाता है। तो ये सब चीजें देखा जाता है, या माइक के थ्रू या किसी आमने सामने कम्युनिकेट हो, आमने सामने बात करके हम लोग एक सूचना को दूसरे की जगह दूसरे के पास पहुंचाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। वो किसी भी तरीका से हो, लेकिन सामने वालों को चीजें समझ में आना चाहिए, तब जाकर उसको हम लोग संचार के नाम से जानते हैं, कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं संचार का मतलब क्या है। संचार का मतलब है कि हम अगर किसी को अपने बात किसी के सामने रख रहे हैं और वो उस बात को समझ ले रहा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। अपने बात को किसी दूसरे के सामने रख रहे थे, तो बिना किसी माध्यम के हम क्या कर रहे हैं, एक सिग्नल को दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं, तो ये भी संचार ही है। लेकिन हम लोग कभी भी क्या करते हैं, एक अपने बात को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। और वही जो माध्यम होता है, जैसे रेडियो हो गया, जैसे टीवी हो गया, न्यूज चैनल हो गया, या कोई माइक हो गया, ये सब के तहत हम लोग क्या करते हैं, एक अपने बातों को दूसरे की जगह पहुंचाते हैं, तो उसमें एक माध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो भी ये क्या है, संचार है। बात क्लियर हो गया। सबसे पहले आप लोग को ये पार्ट, हम लोग अंतिम पार्ट पढ़ सकते, ये पार्ट 6 है, ठीक है। ये पार्ट 6 का चैप्टर कितना है, 5 है। इस बात को हेडिंग में सभी को नाम लिख लेना है, संचार व्यवस्था, इंग्लिश में कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है। सबसे पहले ये हेडिंग डालते ही हम लोग यहाँ से यहाँ इसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो वही चीजें दिया हुआ है जो हम यहाँ पर पहुंचा दिए, कि जो संचार व्यवस्था का अर्थ है सूचना का या संकेत, उसको सूचना बोले या संकेत बोले, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हूबहू मतलब क्या है, यथावत लिखना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ हूबहू भी लिख सकते। हूबहू जहां पर वह संकेत बोधगम्य यूज करें, इसके जगह पर शब्द यहाँ पर लिखा है समझने योग्य, मतलब वो समझ सके, रूप में पहुंच सके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार के नाम से जानते हैं। मतलब हूबहू वही सूचना पहुंचना चाहिए, और जिसके पास पहुंच रहा है वो उसको समझ सके, तो उसी को हम लोग संचार के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। क्लियर है, आगे चलते हैं। संचार व्यवस्था का इतिहास भी दिया हुआ है कि ये कब से शुरू हुआ, कैसे एक जगह पर बात दूसरी जगह पहुंचना शुरू हुआ था। पहले चिट्ठियों के द्वारा लोग पहुंचाते थे, ये भी हम लोग जानते हैं, लेकिन बाद में ये सब सिस्टम आ गया, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया पहुंचाने का एक जगह दूसरी जगह किसी भी बात को। अब देखो, संचार व्यवस्था का जब भी बात करते हैं, संचार व्यवस्था में कुछ मूल्य तत्व होता है, कुछ मूल्य तत्व होता है जिसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, और क्या होता है हम लोग को ये चीजें जानना भी जरूरी है। हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, संचार व्यवस्था के तत्व, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वह व्यवस्था जिसके द्वारा सूचनाओं और संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान में संप्रेषण करते हैं, मतलब भेजते हैं, किया जाता है, और फिर उसका दूसरा स्थान पर अभिग्रहण मतलब उसको रिसीव किया जाता है, तो संचार व्यवस्था कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। ये संचार व्यवस्था का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है, संचार व्यवस्था का डिफिनेशन। तो यहाँ पर संचार व्यवस्था का तत्व लिखे, ये संचार व्यवस्था पहले लिख ले। अगर संचार व्यवस्था का तत्व का बात करते हैं, यहाँ पर लिखना, संचार व्यवस्था के मूल्य निर्णय में लिखिए 3 भाग होते हैं। संचार व्यवस्था में मूल्य अगर बात करेंगे, इसको डॉट करके भी लिख सकते हैं, तो मूल्य जो होता है वो 3 इसका भाग होता है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। एक है प्रसिद्ध, जिसको हम ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, जो ट्रांसमिट करता है, जो भेजता है। जो बीच में आता है चैनल, बीच में क्या आता है, कम्युनिकेशन चैनल, संचार
चैनल आता है, दूसरा क्या है संचार चैनल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। तीसरा होता है अभिग्राही जो रिसीवर होता है। तो देखो संचार एक जगह दूसरे जगह संचार तभी हो पाता है जब एक भेजने वाला हो और इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ता है और एक इसको रिसीव करने वाला हो। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो मोबाइल फ़ोन से अगर हम लोग कोई भी मैसेज भेजते हैं तो मैसेज डायरेक्ट इसके पास चला जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता है, मैसेज डायरेक्ट इसके पास नहीं जाता है। पहले ये किसके पास जाता है, ऑब्वियस है जो एंटीना लगा रहता है, टावर लगा रहता है, वो सिग्नल लेके पहले टावर के पास, नज़दीक के टावर के पास जाता है और टावर से होते हुए ये क्या होता है जो रिसीवर होता है उसके पास पहुंचता है, उसके पास क्या होता है पहुंचता है। तो जो ये टावर आ रहा है बीच में जो कम्युनिकेट कराने का काम कर रहे हैं, जो ये टावर आ रहे हैं बीच में जो कम्युनिकेट कराने का काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं संचार चैनल के नाम से जानते हैं। अभिग्राही मतलब जो यहाँ पर रिसीव कर रहा है और जो यहाँ पर भेज रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं प्रक्षिप्त के नाम से जानते हैं, ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग ट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये तीन प्रकार का होता है, तीनों का डिफिनीशन यहाँ पर दिया हुआ है, आमतौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं बहुत सिंपल भाषा में। एक नंबर यहाँ पर प्रेषित दिया हुआ है, तो प्रेषित के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके द्वारा सूचना अथवा संकेत, उसको सूचना बोले या संकेत बोले को आवश्यकता अनुसार वांछित रूप में परिवर्तन करके प्रेषित करना होता है। तो देखो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि सही ढंग से जो सूचना इसको मिला उस सूचना को भेजा जाए। ठीक है, किसके पास ये भेजने का काम करता है, तो चैनल के पास भेजता है और चैनल के पास भेजने के पहले ये क्या करता है उस सिग्नल में उसके रूप में परिवर्तित कर देता है। अब परिवर्तित क्यों किया जाता है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर ढंग से आप लोग समझ सकते हैं। मान लो कोई एक इंसान है, कोई एक इंसान है और इधर भी कोई एक इंसान है जो रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर ये रिसीवर, इसके पास एक मोबाइल है, इसको हम लोग ट्रांसमीटर कहेंगे, इसको हम लोग रिसीवर कहेंगे। ठीक है, इसके पास मोबाइल है, बीच में हम लोग का क्या होना चाहिए चैनल होता है, बीच में क्या होता है एंटीना होता है, चैनल होता है कम्युनिकेट करने के लिए। अब होगा क्या, जब यहाँ से कोई हम मैसेज करते हैं तो मैसेज करते हैं तो इसको हम लोग ट्रांसमिट कर दिए, ट्रांसमीटर हम लोग कह रहा है, इसको ट्रांसमिट कर दिए, जो मोबाइल में रहा है वो क्या है ट्रांसमीटर है, मैसेज यहाँ से सेंड कर दिए, ये एयर से होते हुए जाता है। हम लोग जो मैसेज करते हैं ऑब्वियस है कि एयर से होते हुए जाता है। जब ये एयर से होते हुए जाता है तो बीच में ये सिग्नल, पहले ये मोबाइल ही क्या करता है, जो एक्चुअल में हम भेजते हैं ना वो बीच में क्या होता है कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ से ही कन्वर्ट करके एयर में भेजा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो कोई अगर हैकर होगा, अगर कोई हैकर होगा और उसको यहाँ से ये क्या किया कैच करने की कोशिश की सिग्नल को, तो वो कैच भी कर लेता है, तो उसके पास जो मैसेज पहुँचता है ना वो मैसेज क्या होता है कुछ और ही दिखाता है, वो मैसेज क्या होता है कुछ और ही दिखाता है, जिसके कारण वो समझ नहीं पाता है। तो ये यहाँ से चेंज कर दिया जाता है, चेंज करके इसके पास यहाँ पर भेजा जाता है एयर में, फिर इसके थ्रू यहाँ पर भेजा जाता है। जैसे ये रिसीव करता है तो जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको ये पहले कन्वर्ट कर लेता है, तब जाकर हम लोग को मोबाइल में यहाँ पर फिर शो करता है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। तो इसके लिए हम लोग को एक ट्रांसमीटर की जरूरत होता है, एक चैनल की जरूरत होता है और एक रिसीवर की जरूरत होता है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। ट्रांसमीटर का मतलब समझ गए क्या काम होता है, वही है। अगर हम लोग बात करेंगे संचार चैनल का, तो संचार चैनल व्यवस्था प्रेषित ट्रांसमीटर तथा अभिग्राहक दोनों विभिन्न स्थानों पर कम या अधिक दूरी पर स्थित रहते हैं तथा इनके द्वारा एक दूसरे से जुड़ने का भौतिक माध्यम होता है। तो वह चीज़ है कि अगर कम दूरी पर हो या अधिक दूरी पर हो, दोनों को दोनों अगर मान लो कि रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों अलग अलग दूरी पर होते हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए ट्रांसमीटर का मैसेज अगर रिसीवर को रिसीव करना है तो इसके लिए कोई ना कोई एक हम लोग चैनल का जरूरत होता है, कोई ना कोई माध्यम का जरूरत होता है, उसी को हम लोग भौतिक माध्यम का एक जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग संचार चैनल के नाम से जानते हैं। इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। संचार करने का जो तरीका होता है, अभी हम लोग दो तरीका हम लोग जानते हैं, दो तरीका से संचार चैनल काम करता है। एक तो टेलीफोन में जो तार वगैरह के यूज किया जाता है, दूसरे बेतार का यूज किया जाता है। तार किसमें, टेलीफोन वगैरह में तार यूज किया जाता है, लेकिन आज के डेट में मोबाइल में क्या होता है बेतार वाला होता है। मोबाइल में क्या होता है, तो जो संचार चैनल होता है वो दो प्रकार का होता है, दोनों का नाम लिख लेना है। एक होता है तार वाला, तार बोले या केबल बोले, दोनों का नाम लिख लेना। दूसरा होता है बेतार, बेतार मतलब बिना तार का, जिसको वायरलेस हम लोग कहते हैं। वायरलेस 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 का वायर का मतलब होता है तार, इसमें लेस लगा दिया मतलब बेतार, बिना तार का। ठीक, इस तरह से ये काम करता है चैनल। अभिग्राही का बात करते हैं, तो अभिग्राही क्या होता है रिसीवर होता है। अभिग्राही क्या होता है रिसीवर होता है। तो अभिग्राही यहाँ से दिखा सकते हैं। इसका कार्य
है मुक्त आकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। हम जब पता है जो हम लोग सिग्नल जाता है, इसके पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ये किस रूप में जाता है एक जगह दूसरी जगह, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में ही हम लोग का क्या होता है, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसमें एंटीना लगा रहता है रिसीव करने के लिए, तो वही चीज लिखा हुआ है, एंटीना द्वारा इसको क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लेना है। बात क्लियर है। यहाँ पर 3 टर्म आया, रिसीवर, ट्रांसमीटर और चैनल। तीनों का मतलब समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पूरा संचार व्यवस्था का अगर हम लोग बात करें तो पूरा संचार व्यवस्था का यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, अगर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये है ट्रांसमीटर, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन सोर्स, हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स है, मैसेज लिखते हैं, उसको सिग्नल के द्वारा मोबाइल में भेजते हैं। ट्रांसमीटर का काम होता है इसको पहले ये मैसेज को रीड करता है, उसके बाद इस मैसेज को कन्वर्ट कर देता है, मैसेज को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, वही मैसेज नहीं जान देता एयर में। ट्रांसमीटर सिग्नल, अब इसको ट्रांसमीटर सिग्नल द्वारा चैनल तक पहुंचाया जाता है। और चैनल में एक और चीज जो लगा रहता है, जो नॉइज क्रिएट होता है। चैनल में क्या होता है, उस नॉइज को भी खत्म किया जाता है, ठीक है। चैनल में नॉइज कुछ होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग सिग्नल कभी कभी देखते हैं बहुत सारे अलग अलग आवाज आने लगता है, तो उसको हम लोग नॉइज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिसीव सिग्नल, तो रिसीवर जो होता है उसको रिसीव करता है, और रिसीव करके जो यूजर होता है देखने वाला, उसको यहाँ पर दिखा देता है कि आपके पास कौन सा मैसेज आया हुआ है। ये हम लोग दोनों तरफ इसको मोबाइल मान सकते हैं, और यहाँ पर सोर्स इन्फॉर्मेशन तो हम लोग खुद मान सकते हैं अपने आप को, यहाँ पर यूजर अपने आप को मान सकते हैं। तो ये डायग्राम दिखा लेना है सभी को। इसमें ज़्यादातर इंग्लिश नाम ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ इसमें इंग्लिश में ही आगे भी देखने को सुनने को मिलता है। या आमतौर पर भी लोग बात करते थे इंग्लिश में ही बात करते हैं, जैसे मोबाइल रिसीव, फोन रिसीव करो, ऐसे ही बोलते हैं। कभी बोलते हैं लोग क्या, यहाँ पर जो हिंदी दिया हुआ है, क्या हिंदी दिया हुआ है इसको, अभिग्राही। अभिग्राही कभी सुने हो, नहीं सुने। रिसीवर जो रिसीव करने वाला होता है उसको हम लोग अभिग्राही कभी नहीं बोलते हैं। हिंदी हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं इसमें। अब इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त कुछ मूल पद है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन सा मूल्य पद। इसमें हम लोग इस्तेमाल जो शब्द का करेंगे, तो शब्द के बारे में पता होना चाहिए कि उस शब्द का मतलब क्या होता है, शब्द का मतलब पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर बात करते हैं तो इसको पहले हेडिंग डाल लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त कुछ मूल पद। सुनिए इसमें क्या कहेंगे, सम बेसिक टर्म्स यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर शब्द इसीलिए यूज किया गया है कि आज के डेट में सब इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के ही बारे में ही हम लोग को चर्चा करना है, पहले वाला बात अब नहीं रहा। इसमें कौन कौन सा टर्म आता है, सबसे पहले आता है यहाँ पे ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर सबसे पहले क्या आता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वह युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो साफ साफ याद रहेगा ना, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जो कन्वर्ट कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। सिंपल सा थोड़ा सा फंडा समझिएगा, सिंपल सा समझिएगा क्या हो रहा है। अगर हम देखते हैं कभी भी कोई फंक्शन होता है तो एक हम लोग माइक पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं, माइक पकड़ लेते हैं, माइक में बोलते हैं, ये इससे तार लगा रहता है, यहाँ पे एक स्पीकर लगा रहता है, देखते हैं ना, स्पीकर थोड़ी यहाँ पे आवाज निकलता है, यही होता है। अब बोल तो हम यहाँ रहे हैं, आवाज निकल रहा है यहाँ पे, ठीक। तो जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, वो कौन सा ऊर्जा है, जो आवाज मेरा निकल रहा है वो कौन सा ऊर्जा है, तो ऑब्वियस है कि जो मेरा आवाज निकल रहा है वो मेरा साउंड ऊर्जा है। क्या है, वो साउंड है, क्या है, वो साउंड है, आवाज है, ठीक है। तो जो सिग्नल है वो किस ऊर्जा के रूप में है, तो वो हम लोग का जो ऊर्जा के रूप में है, तो वो हम लोग साउंड के रूप में है। और जब ये साउंड जब हम लोग बोलते हैं इस माइक में, तो ये माइक क्या करता है, तार के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और फिर विद्युत ऊर्जा बाद में जाके यहाँ पर जो माइक लगा रहता है, ये फिर किस में बदल देता है, फिर से ये हम लोग को साउंड वाला में बदल देता है। किसमें बदल देता है, साउंड में बदल देता है, तो साउंड ऊर्जा में बदल देता है। तो इस तरह से ऊर्जा का इसमें हस्तांतरण होता है, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा के रूप में क्या होता है, बदलता है। चाहे हम लोग जो मोबाइल से मैसेज भेजते हैं, मोबाइल से मैसेज भेजते हैं, तो मोबाइल वाला जो ऊर्जा होता है, हम लोग टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो वो जो ऊर्जा होता है वो किस में बदलता है, तो ऑब्वियस है कि विद्युत क्या बोले थे हम लोग, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ऊर्जा अलग ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्ट करने वाला जो युक्ति होता है, जो सामान होता है, जो कन्वर्ट करता है ऊर्जा को, उस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसयूजर के नाम से जानते हैं। यूजर के नाम से जानते हैं।
ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसड्यूसर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? इसका डिफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला टर्म है सिग्नल। प्रेषण, प्रेषण किसको हम लोग प्रेषित जो ट्रांसमिट करता है उसके लिए प्रेषण का यूज किया जाता है। प्रेषण के लिए उपयुक्त विद्युत रूप में रूपांतरित सूचना को सिग्नल कहते हैं। तो जो हम लोग विद्युत रूप में जो सिग्नल प्राप्त होता है, जब भी हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है? विद्युतीय रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो विद्युतीय रूप में जब उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग एक संकेत से दिखाते हैं या उसको सिग्नल को हम लोग दर्शाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्नल के नाम से जानते हैं। अभी भी हम लोग कोई सूचना को भेजते हैं, जैसे कि मान लो अभी हम थोड़ा देर पहले दिखाए थे मोबाइल ये सूचना भेजा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? विद्युत में कन्वर्ट हो गया, विद्युतीय चीज में कन्वर्ट होकर ये सूचना आगे की तरफ जाता है। तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिग्नल के नाम से जानते हैं। ट्रांसमीटर रिसीवर अभी हम लोग ऊपर में ही चर्चा किए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग 3 नंबर देख के लिखेंगे। क्षीणता, क्षीणता क्या होता है? एटेन्युएशन, माध्यम से संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता में ह्रास को क्षीणता कहते हैं। क्षीणता मतलब होता है कि उसमें कमी आ जाना। जब ये माध्यम से होके जाता है, माध्यम मतलब चैनल, जब ये चैनल से होके जाता है तो वो जो सिग्नल था उसमें कुछ क्या हो जाता है? कुछ टेक्निकल कारण से इसमें कुछ नॉइज उत्पन्न हो जाता है, कुछ कमियां आ जाती है। जितना परफेक्ट तरीका से शुरू में भेजते हैं उसमें कुछ कमियां आ जाती है, कुछ सिग्नल में ह्रास हो जाता है। मतलब 100% भेजते हैं तो हो सकता है उसमें 2-3% कम हो जाए, 98% सिग्नल ही आगे की तरफ जा पाए। तो उसमें से जो कमी आया, जो खत्म हुआ सिग्नल में जो ह्रास आया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षीणता के नाम से जानते हैं, एटेन्युएशन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसको ठीक करने के लिए भी इसमें कुछ लगाया जाता है कि ऐसा ना हो कि सिग्नल का ह्रास हो जाए तो पहुंचने वाला के पास पूरा कंप्लीट सिग्नल सही ढंग से नहीं मिले। जैसे पहले का टीवी होता था, हम लोग जब चैनल पकड़वाते थे तो क्या होता था? एंटीना को इधर उधर करते रहते थे कि सिग्नल क्लियर ढंग से पहुंचे, मतलब सिग्नल पूरी तरह से हम लोग के पास नहीं आता था। सिग्नल का क्या हो जाता था? कमी हो जाता था, ह्रास हो जाता था, जिससे हम लोग को क्लीन ढंग से हम लोग को वीडियो को देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम लोग जब यूट्यूब देखते हैं, तो वो क्या करता है? रिसीव करता है, सिग्नल को भेजता है। तो देखते हैं जब नेट सही नहीं चलता है तो सिग्नल का ह्रास ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण हम लोग क्लियर डायग्राम उसका हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये सब क्या है? क्षीणता है, ये सब क्या है? एटेन्युएशन है। ठीक, इसको सुधार करने के लिए उसमें यूज किया जाता है प्रवर्धन, जिसको एम्पलीफिकेशन हम लोग ज़्यादा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के उपयोग से सिग्नल के आयाम और फलस्वरूप उसके तीव्रता में क्या हो जाता है? वृद्धि करने की प्रक्रिया को, मतलब उसके आयाम और जो उसके तीव्रता होता है उसमें वृद्धि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एम्पलीफिकेशन यूज करते हैं। जैसे उसमें सिग्नल में कोई कमी आ गया तो उसको ठीक करने के लिए बोल सकते हैं, उसमें वृद्धि करने के लिए सिग्नल हमको सही ढंग से रिसीव हो, तो उसी को हम लोग प्रवर्धन के नाम से जानते हैं, एम्पलीफिकेशन के नाम से जानते हैं। अगला है प्रास। प्रास क्या होता है? यह स्रोत या लक्ष्य के बीच की अधिकतम दूरी जहां तक सिग्नल की उसकी पर्याप्त प्रबलता के साथ प्राप्त किया जा सके उसको हम लोग प्रास कहते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई सिग्नल भेजते हैं तो कितना दूरी तक ये काम कर सकता है, कितना दूरी तक ये सिग्नल पहुंच सकता है, सबसे अधिकतम दूरी तक। मतलब इससे अब दूर जाएंगे तो क्या होगा? सिग्नल पकड़ना, जैसे वाईफाई हम लोग मान लेते हैं, वाईफाई हम लोग यूज करते हैं, यहाँ तक रहते हैं तक काम करता है, फिर थोड़ा सा और दूर जाते हैं यहाँ तक काम करता है। जहाँ तक अधिकतम दूरी तक वाईफाई काम कर रहा है तो उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? प्रास के नाम से जानते हैं, रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक, बात समझ में? जो अधिकतम दूरी तक जितना काम करता है। अगला है बैंड की चौड़ाई। ये सब लिखते चलना है जितना भी हाईलाइट किया हुआ है, सब ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, हम क्या क्या होता है ये सब चीज़ें, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में देखने को मिल जाता है, इसलिए ये सब याद होना चाहिए। अगला हम लोग बात करते हैं बैंड की चौड़ाई कि ये क्या होता है। बैंड की चौड़ाई से हमारा तात्पर्य है कि उस आवृत्ति प्रास से है जिस पर कोई उपकरण प्रचलित होता है अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिससे सिग्नल के सभी आवृत्ति विद्यमान होती हैं। देखो, अब देखो कोई भी सिग्नल भेजा जाता है ना एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर डिपेंड करता है, उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। हर एक के लिए फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, कोई सिग्नल को भेजने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फिक्स होता है।
अगर उस फ्रीक्वेंसी पर दूसरे सिग्नल को भेजना चाहेंगे वो नहीं जाएगा। तो हर एक सिग्नल को भेजने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी एक रेंज होता है, उसी रेंज में होना चाहिए वो सिग्नल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड की चौड़ाई कहते हैं। अगर उससे अलग हुआ तो वो सिग्नल उसी रेंज में रख के उसको क्या करते हैं, भेजा जाता है, जिसको हम लोग बैंड की चौड़ाई के नाम से जानती है। और आगे जाकर चल के और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मॉड्यूलन, मॉड्यूलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रेषित और निम्न आवृत्ति के संकेत को सिग्नल को सूचनाओं के उच्च आवृत्ति के तरंगों पर अर्थरोपित कर दिया जाता है। अर्थरोपित मतलब उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जो क्या करता है, सूचना का वाहन की भांति व्यवहार करती है और इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब देखो बहुत सिंपल सा चीज है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है। होता क्या है कि कोई अगर सिग्नल है मेरे पास, कोई सिग्नल को हम भेज रहे हैं और उस सिग्नल की आवृत्ति मान लो 20 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज अब जितना ज़्यादा कम आवृत्ति रहेगा उस सिग्नल उतना कम दूरी तक जाएगा, वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता है। जिसका आवृत्ति जितना कम होता है वो उतना कम दूरी तक जाता है, वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, और ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता है। अब हम चाहते हैं कि ये सिग्नल ज़्यादा दूरी तक जाए, तो एक ऐसा आवृत्ति का सिग्नल लिया जाता है, एक ऐसा आवृत्ति का तरंग लिया जाता है कि मान लो कि हमको इसको बहुत दूर तक भेजना है, तो 20,000 किलो हर्ट्ज तक इसको 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं। इस सिग्नल को इसको अर्धरोपित कर दिया जाता है, मतलब इस पर इसको चढ़ा दिया जाता है और इसके थ्रू ये क्या होता है, दूर तक जा पाता है। इसके थ्रू ये क्या होता है, दूर तक पाता है। सिंपल चीज़ हम तुम आपसे पूछना चाहते हैं कि होता क्या है कि हम लोग जब बाइक का सफ़र करते हैं तो देखते हैं जब 1000 किलोमीटर का दूरी तय करना रहता है तो हम लोग बाइक चला के नहीं जाते, लेकिन हम चाहते हैं कि उस बाइक को वहाँ तक ले जाए। तो क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस बाइक को वहाँ तक ले जाए, तो इस बाइक को हम क्या करेंगे, ट्रेन पर लाद देंगे। क्या करते हैं हम लोग, इस बाइक को ट्रेन पर लाद देंगे और ट्रेन से ये होते हुए क्या होगा, ज़्यादा दूरी तक चला जाएगा। तो कम दूरी तय करनी चाहिए हम ही लोग, और कम दूरी तक तय करना होता है पैदल अपने पैरों से होते चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर दूरी तक तय करना रहता है तो हम लोग अपने आप को किसी चीज़ पर अधरोपित कर देते हैं, जो क्या करता है हम लोग को ज़्यादा दूरी तक लेके चला जाता है। तो वैसे ही सिग्नल में भी होता है कि कोई ऐसा कोई सिग्नल है जिसका आवृत्ति कम होता है और वो चाहता है ज़्यादा दूरी तक जाए, तो उसके लिए उसको बड़े वाले आवृत्ति पर उसको अर्धरूपित कर दिया जाता है। और जब ऐसा किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। जब ऐसा किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें शब्द आया डीमॉड्यूलेशन। जब उसको मॉड्यूलेट किए तो अब उसको फिर से डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा ना, जहाँ पे पहुँच गया अब उसको तो वहाँ से उतारना पड़ेगा, उसी पर तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। तो जब उस सिग्नल से उसको हटाते हैं, जब उस सिग्नल से उसको हटाते हैं तो हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन करते हैं। डीमॉड्यूलेशन किए मतलब उस पर चढ़ा दिए, और जब उससे हटाए हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, नंबरिंग अपने हिसाब से देते चलिएगा, जो नंबर दिया हुआ उसके हिसाब से नहीं चलना है। इसमें एक शब्द आएगा रिपीटर, जिसको पुनर्वार्तक के नाम से जानते हैं। रिपीटर क्या होता है, पुनर्वार्तक अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन होता है। अभिग्राही मतलब रिसीवर और भेजने वाला को प्रेषित का संयोजन होता है। पुनर्वार्तक प्रेषित सिग्नल का चयन करता है और परिवर्तित करता है तथा उनमें अभिग्राही के पुनः प्रेषित करता है। तो वही चीज लिखा हुआ है। रिपीटर ऐसा काम करता है कि ये क्या करता है, परिवर्तित करता है, मतलब इसको एम्प्लीफिकेशन करता है, इससे सिग्नल को बढ़ाता है। ये सिग्नल को क्या करता है, बढ़ाता है। प्रेषित सिग्नल का चयन करता है, चयन करके उसको बढ़ाता है तथा उसे अभिग्राही को पुनः प्रेषित कर देता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि इसको बढ़ाकर इसको किसके पास पहुंचा देता है, अभिग्राही तक पहुंचा देता है, तो उसको हम लोग रिपीटर कहते हैं। और नॉइज वाला भी थोड़ा देर पहले बता दें, इसको हिंदी में रॉ कहते हैं। तो जो बेकार के जो साउंड उसमें उत्पन्न होता है, जो बेकार का साउंड जो उत्पन्न, जब हम लोग इस सिग्नल को भेजते हैं तो उसमें अलग अलग डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। अलग अलग क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज के नाम से जानते हैं। जब अलग अलग डिस्टर्बेंस होता है, बेकार के जब आवाज़ सुनाई देने लगता है तो उसको हम लोग नॉइज के नाम से जानते हैं। तो नॉइज को भी क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया कि एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे टावर से तीसरे टावर। यहाँ पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर क्या किया गया है, टावर को लगा दिया गया है, जिससे सिग्नल आसानी से जा सके। अब देखो ये जब पहाड़ है, यहाँ पर नहीं लगाएंगे टावर को, ये सिग्नल इधर ही टकरा के रह जाएगा, इस ओर नहीं जा पाएगा। इसलिए इसके ऊपर पहाड़ के ऊपर भेज के सिग्नल को इस तरफ पहुँचाया जा रहा है।
ठीक, तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो कि याद रखना जरूरी है, लिखने के लिए भी ज़्यादा हो गया। सभी को ट्राई करना है कि अभी हम लोग को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जल्दी से ख़त्म करना है, तो इसलिए सभी को ध्यान में रखना है। देख सकते हैं अलग अलग सिग्नल के लिए अलग अलग बैंड चौड़ाई दिया गया है। इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होता है जो पीछे हम लोग चैप्टर में भी कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी का रेंज, और यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखना जरूरी होता है, इसलिए पूछ दिया जाता है। तो सिग्नल बैंड की चौड़ाई का अगर बात करेंगे, बैंड विड्थ ऑफ द सिग्नल, तो अलग अलग सिग्नल यहाँ पर टेबल से लिख सकते हैं आप लोग, दिया हुआ है। और कोई स्पीच देना है तो स्पीच के लिए जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति रेंज होता है वो 300 से 3100 हर्ट्ज तक होता है, और इसका बैंड चौड़ाई कितना होता है, तो ये बैंड चौड़ाई 2800 हर्ट्ज होता है। उसके बाद मतलब उसका एवरेज लगभग देखने को मिलता है, जो हाईएस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। म्यूजिक वगैरह का जो होता है तो आवृत्ति रेंज इतना होता है और उसका बैंड चौड़ाई इतना होता है। ये सब याद रखना। वीडियो के लिए जो बैंड जो आवृत्ति होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, वो 1500 से 1506 मेगा तक होना चाहिए। और इसको कंप्यूटर डाटा भेजने के लिए यहाँ पर उसका बैंड चौड़ाई जो होता है 600 मेगा हर्ट्ज तक होता है। कंप्यूटर डाटा में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ता है। तो ये पूरा टेबल बना लेना है। अब बात करते हैं कि जो मॉड्यूलम होता है, जो मॉड्यूलेशन किया जाता है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है। तो इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वो सिग्नल जो होता है ज़्यादा दूरी तक वो नहीं जा पाता है, इसलिए हम लोग को मॉड्यूलेशन का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले ये हेडिंग डालना है, मॉड्यूलम तथा उसकी आवश्यकता। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ा। पहला बात किया जा रहा है, इन तरंगों की ऊर्जा बहुत कम होती है। सबसे पहला चीज, इसका तरंग जो होता है, इसका जो तरंग होता है जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, उसका तरंग बहुत कम होता है, उसका ऊर्जा बहुत कम होता है, तथा अधिक दूरी तक उसका प्रसारण करना उसका बस का नहीं होता है। उसमें ऊर्जा का क्षय के कारण तरंगों का आयाम बहुत घट जाता है। उसका ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय होते 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 पूरी तरह से उसका आयाम जो होता है वो पूरी तरह से घट जाता है। आयाम हम बताए थे, कोई भी सिग्नल होता है, तरंग होता है, तो यही जो दूरी होता है वो क्या होता है, ये वाला दूरी, ये आयाम होता है। यही आयाम धीरे धीरे कम होते जाता है, सिग्नल खत्म होते जाता है। इसी कारण इसको हम लोग मॉड्यूलेशन करना जरूरी हो जाता है। दूसरा दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संप्रेषण ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक एंटीना या एरियल या साइज प्रेषक द्वारा भेजी जाने वाली तरंगों के तरंगदैर्घ्य की कोटि होना चाहिए। अब बात किया जा रहा है कि जो हम लोग एंटीना होता है, हर एक मोबाइल में पहले देखा जाता था एंटीना लगा हुआ रहता था। अभी के डेट में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन पहले होता था। लेकिन अभी अभी हम लोग जो वायरस लगा रहता है, टावर लगा रहता है, उसमें एंटीना रहता है। तो एंटीना जो होता है, एंटीना के साइज पर डिपेंड करता है। तो उसके एंटीना में जो तरंगदैर्घ्य होता है वो तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। अगर तरंगदैर्घ्य कितना है उस पर डिपेंड करता है। तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा, तरंगदैर्घ्य उसको जितना ज़्यादा बड़ा की जरूरत पड़ेगा, मतलब वो सिग्नल वीक है, इसलिए इसका क्या है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा की जरूरत पड़ता है। मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता था। आवृत्ति को हम लोग एफ से दिखाते हैं या न्यू से दिखाते हैं, यही दो चीज़ से दिखाते हैं। या अगर तरंगदैर्घ्य का बात करें तो उसको लेमडा से दिखाते हैं। तो आवृत्ति और लेमडा एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति और लेमडा मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका आवृत्ति, जिसका बोल सकते हैं उसका आवृत्ति कम होगा, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण उसका एंटीना का साइज भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एंटीना का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो हम लोग इसी कारण से क्या होता है कि उसको रिसीव करना मुश्किल होता है। ये इसको छोटा एंटीना उसको रिसीव नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नल जो मूव करता है, मान लो कि प्रकाश के चाल से गति कर रहा है कोई भी तरंग, तो अगर उसको इतना आवृत्ति, कितना 20 हर्ट्ज की आवृत्ति दिया जाता है, तो उसमें देखो कितना बड़ा एंटीना की जरूरत पड़ेगा। तो ये 15,000 किलोमीटर का एंटीना का जरूरत पड़ेगा। इतना बड़ा एंटीना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसलिए इसको हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं भेज सकते, इतना बड़ा एंटीना लगाना पॉसिबल नहीं है। वही अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए आवृत्ति, एंटीना का साइज और घट गया, 15 किलोमीटर, ये भी कोई छोटा नहीं है। इसी कारण से इस प्रकार के सिग्नल के जिसका आवृत्ति क्या होता है, बहुत कम होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के सिग्नल को डायरेक्ट नहीं भेज सकते। इसलिए उसके लिए एंटीना का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए। बात समझ में आया, एंटीना का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है।
इसी में एक संबंध दिया गया है, इसको भी सबको डॉट करके नंबर करके लिख रहे थे, नंबर करके लिखना है। जैसे इसमें 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे है और ये 3 नंबर है। इसमें बताया जा रहा है कि एंटीना द्वारा विकिरित प्रभावित शक्ति एल लंबाई, एंटीना जो है कितना एल लंबाई के है और इसका शक्ति को पी से दर्शाया जा रहा है। तब उसका तरंगदैर्घ्य अगर लैम्डा है, इसका शक्ति जो होता है, जितना लंबाई बड़ा होगा एंटीना का उतना शक्ति ज़्यादा होगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा कम होगा शक्ति उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो शक्ति कम होगा। तो ये एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती है, तो ये रिलेशन भी ध्यान में रखना है लिख के। अब हम लोग जानने वाले हैं मॉड्यूलन के प्रकार के बारे में। क्या है? मॉड्यूलन के प्रकार। हम लोग 3 प्रकार का मॉड्यूलेशन देखने को मिलता है। 3 प्रकार से सिग्नलों को एक पर दूसरे प्रेषित करके भेजा जाता है। एक आयाम मॉड्यूलन होता है जिसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलन होता है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। एक कला मॉड्यूलन होता है जिसको फेज मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। तो मॉड्यूलेशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सबसे पहले ध्यान में रखना है। हेडिंग डालना है मॉड्यूलन के प्रकार या टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो होता है 3 प्रकार का होता है, सबसे पहले लिख लेना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और तीसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन। तीनों को लिख लेना है सबसे पहले। इसमें हम लोग बात करते हैं आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आयाम मॉड्यूलेशन मतलब इसे आयाम को देखा जाता है, एक आयाम को दूसरे आयाम पर अधरोपित किया जाता है। रेडियो तरंगों के आयामों के ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तनों के अनुरूप चित्रों में प्रकाशित तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आयाम मॉड्यूलेशन, आयाम में परिवर्तन। आयाम का भी थोड़ा देर पहले बात करते हैं। मान लो कि ये सिग्नल, इसका आयाम ये होता है, ठीक है। ये एक सिग्नल, इसका आयाम यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक दूसरा सिग्नल है। अब एक सिग्नल को दूसरे पर अधरोपित करना है, एक सिग्नल को क्या करना है दूसरे पर अधरोपित करना है। अधरोपित करने के बाद यहाँ पर ये सिग्नल जो दिख रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो सिग्नल दिखा, इसमें एक सिग्नल को दूसरे पर, इस सिग्नल को इस पर अधरोपित करने के बाद ये डायग्राम आप बना सकते हैं। तो ये आयाम मॉड्यूलन को दर्शाया जा रहा है। आवृत्ति मॉड्यूलन में तो एक आवृत्ति को दूसरे आवृत्ति पर अधरोपित किया जाता है। तो आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति अधिक किसका कहलाएगा? जो सिग्नल जितना ज़्यादा से पास पास ऐसे ऊपर नीचे करते रहेगा, जितना पास पास रहेगा, तो देख सकते हैं इसका आवृत्ति बहुत कम है, इसका आवृत्ति ज़्यादा है। तो अब इस वाले सिग्नल का इस पर अधरोपित करें। पहले ये डिफिनीशन ऊपर में लिख लेना है। इस वाले सिग्नल को इस पर अधरोपित करते हैं, तो अधरोपित करने के बाद इस तरह से ये सिग्नल दिखेगा हम लोग को। यही इसको एक जगह दूसरी जगह लेके जाएगा, ये वाला सिग्नल को। ठीक, ये मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है। तीसरा होता है कला मॉड्यूलन। काला में परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। इसमें फेज अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर फेज देखो, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से? 0 से। लेकिन ये 0 से स्टार्ट, यहाँ पर भी 0 से ये स्टार्ट हुआ है। दोनों का काला का 0 से ये स्टार्ट हुआ है। इस तरह से एक काला को दूसरे काला पर क्या कर दिया जाए? अधरोपित कर दिया। इसमें लेकिन सब में फ्रीक्वेंसी का ही अंतर दिखाया जाए। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसको इस पर अधरोपित कर दिया जा रहा है। तो काला में इस प्रकार से इसका सिग्नल देखने को मिल रहा है। बस इतना डायग्राम दिखा देना है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। 3 प्रकार के यहाँ पे मॉड्यूलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो है आयाम मॉड्यूलन का वाहक तरंग का विश्लेषण हम लोग को समझना है। वाहक तरंग अब किसको कहते हैं, यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। वाहक कैरियर वेव हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो ले जाने वाला सिग्नल होता है उसको हम लोग वाहक सिग्नल कहते हैं, वाहक तरंग के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से आगे का जो प्रोसेस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे 2 से 3 क्लास में इसको हम लोग खत्म करें। उसके बाद हम लोग जो केमिस्ट्री में जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करें। ट्राई हम लोग का रहेगा कि भले ही थोड़ा ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ जाए, लेकिन ट्राई रहेगा कि 25 तारीख तक हम कंप्लीट कर ले। आप लोग 27 से 28 तारीख तक सारे वीडियो देखकर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद रिवीजन क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक, रिवीजन में क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन हम डिसाइड करेंगे किस प्रकार से कराएंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट हो सके। ठीक, तो इसको हम लोग क्लास को अब यहीं पर एंड करते हैं।